नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो कल की क्लास में क्या हुआ था? कल की क्लास में हम वैदिक युग की क्लास चल रही थी और कल हम पहुँच गए थे जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न जहाँ जहाँ से जैसे पूछा गया था। पहले शब्दावली हुई थी, उसके बाद फिर थोड़ा मोटा मोटा आपको समझाया गया था कि वैदिक युग के बारे में समझाया था। उसके बाद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े थे तो जो कल प्रीवियस ईयर की जितनी भी जैसे बृहदारण्यक उपनिषद वाला, तमसो ज्योतिर्गमय वाला और जो सत्यमेव जयते वाला, तो ये सब आपको बताया गया था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है और ये सब के बारे में बताया था। तो और वो कल की क्लास जब लास्ट जहाँ कल की क्लास का समापन हुआ था वहाँ मैं आपको वेद और उनके पुरोहित करवा रहा था। तो जैसे वेद, तो आप सीधे सीधे जैसे पॉइंट में आप लिख सकते हो। वेद पुरोहित तो कल करवा ही दिए थे कि ऋग्वेद का होता और सामवेद का उद्गाता और यजुर्वेद का अगर्भ्यु और अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो ये यहाँ से क्या है कि प्रश्न पूछ लेता है। तो जब आयोग प्रश्न उठाता है तो मैंने सोचा ये सब करवा ही देता हूँ। तो इसके बाद ही फिर मैंने आपको करवाया था कि जो ऋग्वेद की लिपि करवाई थी कि ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और उससे आगे जब मैंने करवाया था तो करवाया था कि सत्यमेव जयते के बारे में बताया था कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो फिर आ जाएगा तमसो मा ज्योतिर्गमय। कुछ ऐसे जैसे पॉइंट हैं जैसे तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है या तमसोमा ज्योतिर्गमय का कहाँ से। तो आपके दिमाग में आएगा कि तमसोमा ज्योतिर्गमय का जो वो होगा, आप सीधे लिखोगे कि तमसोमा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। तो ये सीधे प्रश्न पूछता है आपसे, क्योंकि ये क्या वैदिक युग में क्या फैक्ट ज्यादा है। मैंने कल भी आपको समझाया था कि फैक्ट है, सब फैक्टों पे खेलता। प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए सब फैक्ट पे पूछे गए और उसके बाद जो पूछे गए वो परिवर्तन के उस पर पूछे गए। जो अगर हम अब पहलुओं के जैसे आर्थिक पहलू, और मैंने बताया था कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर जब चर्चा करेंगे तो एक दूसरे के ऋग्वैदिक काल के और उत्तर वैदिक काल के जो निरंतरता परिवर्तन देखेंगे तो उसमें परिवर्तनों से ज्यादा प्रश्न पूछे गए। तो कुछ ऐसे सीधे फैक्ट पूछा गया है। तो अब जैसे दूसरा फैक्ट मैं आपको बताऊं कि तमसो ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया, तो बृहदारण्यक उपनिषद से। अब इससे आगे अगर देखो तो अब ये भी एक लिख सकते हो, हाँ ये भी आप डाल सकते हो कि तमसो ज्योतिर्गमय का क्या है अर्थ है। तो अंधकार से, अंधकार से, अंधकार से प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर। तो ये तमसो ज्योतिर्गमय का ये अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर। ये पूछ सकता है, वैसे अभी तक पूछा नहीं है। तो अगर जैसे पूछे तो आप सीधे बता सकते हो कि तमसो ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से। और अगर जैसे अगर आपसे पूछे कि तमसो ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है, तो आप बता सकते हो सीधे सीधे कि तमसो ज्योतिर्गमय का अर्थ है कि प्रकाश से, वो अंधकार से प्रकाश की ओर। सीधे आप बता दोगे तो अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ऐसे ही कुछ ऐसे फैक्ट हैं जहां से आयोग प्रश्न उठाता है। तो आपको ये साथियों ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे ही अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इससे आगे जैसे आप निकलोगे तो एक पूछता है सत्यकाम जावाल की कथा। तो आप ये तो जब आपसे पूछेगा तो सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि सत्यकाम जावाल की कथा कहाँ से ली गई है, तो आप सीधे आप कहोगे कि छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। और जो और इसकी जो कथा है उसमें अनब्याही माँ, जैसे जो अविवाहित कोई स्त्री होती है जो माँ बन जाती है, उसके लांछन के बारे को चुनौती देते हुए उसमें जो वाद विवाद वो सब बताया गया है कि सत्यकाम जावाल की कथा में। तो जो जावाला तो इनकी माता का नाम है सत्यकाम जावाल, जो वो महर्षि गौतम की शिष्य है। तो ये जो मोटा मोटा क्या है यहाँ से, ये जो वैदिक युग में ये फैक्ट है कुछ, यहाँ से प्रश्न आयोग उठाता ही रहता है। तो अभी मैंने जैसे आपको करवाया था तमसो ज्योतिर्गमय, उससे पहले आपको करवाया था सत्यमेव जयते। अब जैसे नेक्स्ट अब सत्यकाम जावाल की कथा, सत्य
काम जाबाल की कथा, जाबाल की कथा। तो इससे क्या है, इससे तो प्रश्न लगातार पूछता ही पूछता है, जहां से पूछता है। सॉरी साथियों, थोड़ा गला ठीक नहीं हो पाया है, वो धीरे धीरे ही प्रोसेसिंग। अब जुकाम खांसी में तो ये धीरे धीरे प्रोसेसिंग होता है। अब उसमें दवा भी ले ली, फिर दवा से इतना पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, तो हल्की हल्की खांसी सी है, तो थोड़ा तो सत्यकाम जाबाल, जाबाल क्या थे? सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। महर्षि गौतम के शिष्य, गौतम के शिष्य। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से सीधे प्रश्न पूछ लेता है सत्यकाम जाबाल कौन थी, ये पूछ लेता है, और नहीं फिर ये पूछेगा कि जाबाला कौन थी। जो सत्यकाम जाबाल थे, जो महर्षि गौतम के शिष्य, इनकी माता का नाम था जाबाला। जाबाला माता का नाम, माता का नाम। सीधे नाम भी पूछ लेता है, सीधे माता का नाम पूछ लेता है, तो माता का नाम जाबाला था। और जैसे पूछे कि ये कहाँ से लिया गया सत्यकाम जाबाल की कथा, तो आप सीधे लिख सकते हो छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य, ये ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, छांदोग्य उपनिषद वाला, छांदोग्य उपनिषद से, सद से, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और अगर पूछे कि इसमें कहानी क्या है, तो ये जो सत्यकाम जाबाल की कथा है, इसमें कहानी ये है कि जो अविवाहित स्त्री, जो माँ होने के लांछन, जो लांछन लगता है ना कि तुम अविवाहित होते हुए माँ बन गई, तो उसकी लांछन को चुनौती देते हुए दिखाया गया इसमें। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें मतलब अगर आयोग जैसे पूछता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, क्योंकि यहाँ से क्या है, हर बार प्रश्न, और ज्यादातर जैसे मोटा मोटा ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं उठाता, पर आप जैसे सीधे आपसे उठा लेगा कि सीधे आपसे पूछ लेगा कि सत्यकाम जाबाल की कथा किस उपनिषद से ली गई, ये ज्यादा पूछा गया है, तो आप छांदोग्य उपनिषद बोल दोगे। और जैसे कि अनव्याही, अब ये भी लिख सकते हो आप, अन कथा क्या है, अनव्याही माँ के लांछन को चुनौती, लांछन के, लांछन को चुनौती देते हुए, चुनौती देती है, चुनौती देती है। तो ये हो गया कि अनव्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है, तो इसमें ये कथा है इसकी। और ये जाबाला इनकी माता का नाम था, और महर्षि गौतम के शिष्य थे। और सीधे सीधे अब जैसे अगर इससे आप नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, तो आप देखोगे कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम किस उसमें की गई है, किस उपनिषद में की गई है। तो आप ये एक और फैक्ट है इसी में, जैसे तो यहाँ से भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ कि मोक्ष की चर्चा श्वेतास्वर उपनिषद में की गई है सर्वप्रथम। तो ये अक्सर कर आपसे पूछ लेता है, तो ये यहाँ से पूछा गया, तो वो भी मैं आपको ये वाला फैक्ट भी करवा देता हूँ कि मोक्ष, जैसे आप सीधे लिख सकते हो श्वेतास्वर उपनिषद, श्वेतास्वर उपनिषद, उपनिषद। तो इसमें आप सीधे लिख सकते हो कि इसमें मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम की गई है, मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम की गई है, सर्वप्रथम चर्चा, जो मोक्ष की जो सर्वप्रथम चर्चा मिलती है वो श्वेतास्वर उपनिषद में मिलती है। और अगर इसका अर्थ की बात करो, तो सफेद घोड़ों के द्वारा दौड़ाते हुए, ये आप लिख सकते हो, सफेद घोड़ों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा दौड़ते हुए या दौड़ाते हुए, ये इसका अर्थ हो गया, सफेद घोड़ों के द्वारा, सफेद घोड़ों को दौड़ते हुए या सफेद घोड़ों को दौड़ाते हुए। और जैसे ही आप एक और फैक्ट, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, तो इसके बाद ही एक और जैसे फैक्ट पूछता है, और ये प्रीवियस में पूछा भी गया है कि यम और नचिकेता, ये अक्सर कर इससे ज्यादा पूछा गया है, जो मैंने अभी बताया। तो ज्यादातर जितने भी मैं फैक्ट जो बोर्ड पे करा रहा हूँ, वो सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये मैंने सोचा कि इनको और क्लास में इंक्लूड कर देता हूँ। हाँ, थोड़ी ज्यादा क्लासेस वैदिक युग पे हो तो जाएंगी, तीन या चार क्लास लगभग हो जाएंगी वैदिक युग पे। लेकिन साथियों, आपके वो जब तक आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे, आपके प्रश्न सही नहीं होंगे, जब आप एग्जाम में बैठोगे, तो आपको लगेगा नहीं कि हाँ ये सब मैंने पढ़ा है, तो फिर फायदा क्या क्लास लेने से। तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए,
आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने अगर किसी से पढ़ा है तो हाँ मुझे और बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बोर्ड पे जो जो उन्होंने गुरुजी ने जो पढ़ाया वो सब मैं एक बार रिवीजन कर लूँगा तो सारे प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड हो जाएँगे और बाकी सब हो जाएँगे। तो इसके बाद जैसे ही आप ये करोगे श्वेताश्वर उपनिषद, तो इसके बाद एक और जैसे फैक्ट आता है कि यम और नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है, तो सीधे आप लिखोगे कठोपनिषद में है। और जो कठोपनिषद है, अगर ये इससे आगे भी अगर कोई बढ़ता है तो कठोपनिषद क्या है कि जो यजुर्वेद का जो दो भागों में विभाजित नहीं किया, यजुर्वेद जो दो भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो एक कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। उसमें यम और नचिकेता संवाद की चर्चा की गई है। तो आप सीधे जैसे आप इसके बाद जैसे ही या इसके बाद सीधे आप ये करके आप सीधे लिख सकते हो यहाँ पे यम और नचिकेता, यम और नचिकेता, नचिकेता संवाद, संवाद। तो इसमें अगर आप लिखोगे तो सीधे कठोपनिषद में उल्लेख है, कठोपनिषद में, कठोपनिषद में। और कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, का उपनिषद है, निषद है। तो मोटा मोटा आपकी समझ में आ जाएगा कि ये जो फैक्ट कहाँ कहाँ से उठाता है। तो जैसे सीधे सीधे वही मैंने आपको अभी थोड़ी सी देर पहले जो अभी करवाया था, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो बार बार अक्सर कर जैसे बार बार आयोग पूछ रहा है, तो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा साथियों आपको। तो जैसे ही आप ध्यान दोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आपको उससे सबसे पहले मिल जाएंगे, ये श्वेताश्वर उपनिषद भी मिल जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में मिल जाएगा, ये यम और नचिकेता संवाद मिल जाएगा, सत्यकाम जावाला के बारे में भी मिल जाएगा। तो ये सब आपके दिमाग में जब बैठ जाएगा तो फिर आप जैसे ही आप देखोगे प्रीवियस ईयर तो आप प्रश्न भी आसानी से उन्हें सही करने लगोगे। तो जैसे ही हम आगे और जैसे बढ़ेंगे तो ये कुछ फैक्ट हैं तो जिनके बारे में मैंने सोचा था कि मैं करवा देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में अक्सर करके जब मैंने प्रीवियस ईयर देखे तो उसमें क्या है कि ज़्यादातर उसमें बहुत अच्छी तरीके से पूछा गया है। अब जैसे एक फैक्ट आया था जब मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध जो जो अंग और मगध जो राज्य थे या अंग और मगध क्षेत्र था उसे आर्यों का मुख्य धुरी माना गया है। और उसके बाद ही जैसे अथर्ववेद में हम उनका जिक्र देखते हैं तो अंग और मगध को जैसे दूरस्थ प्रदेश बोला गया है। तो ये थोड़ा वो होता है ना कि एक दूसरे में जो ओवरलैप करना बातें, तो ये क्या थोड़ा विरोधाभास उत्पन्न करती हैं कि उसमें अंग और मगध को बोला गया कि ये ध्रुवी राष्ट्र हैं उत्तर वैदिक काल में, और उसमें जो बोला गया अथर्ववेद में तो सीधे सीधे उसमें बोला गया है कि ये अंग और मगध जो क्षेत्र हैं वो दूरस्थ प्रदेश हैं। तो ये क्या थोड़ा मोटा मोटा आपके दिमाग में थोड़ा विरोधाभास पैदा करेगा। तो इन फैक्टों को हम हटा देते हैं इनको, क्योंकि जहाँ विरोधाभास हो उनसे आयोग नहीं प्रश्न पूछता, उनसे आयोग प्रश्न नहीं उठाता, क्योंकि आयोग सिर्फ वही उन्हीं से उठाता है जो प्रामाणिक हों और थोड़ा परिवर्तन के, मैंने बताया था निरंतरता और परिवर्तन में परिवर्तन से उठाता है। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो एक जैसे ही आएगा कि पुरुष मेद का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में, तो पुरुष मेद वाला ये भी प्रश्न पूछा गया, तो ये आप सीधे सीधे लिख लो पुरुष मेद, पुरुष मेद, पुरुष मेद का संबंध आप मोटा मोटा बस सीधे यही लिख लो कि पुरुष मेद का संबंध है वो सतपथ ब्राह्मण से है। तो ये यही पूछता है सीधे सीधे सतपथ ब्राह्मण से, ब्राह्मण से। यही फैक्ट है कि कुछ जो प्रीवियस ईयर से क्या है वन लाइनर पूछ लिया, अब इसका कहीं किसी से जैसे मेल और वो नहीं हो पा रहा, बस क्या सतपथ ब्राह्मण में एक बार चर्चा हो गई तो आयोग ने वो पूछ लिया। और जब आयोग ने पूछ दिया तो उसके बाद यूपी मतलब राज्य आयोग ने पहले यूपीएससी ने एक पॉइंट डाल दिया, उसके बाद फिर उसी को फॉलो करते हुए स्टेट पीसीएस ने सब ने पूछने लग के, उसके बाद फिर आरओ में पूछा। तो ये क्या है एक लाइन है, अब इसका कोई वो नहीं है। लेकिन पुरुष मेद का अब इसे छोड़ देता, कहते गुरु जी आपने तो कहा था प्रीवियस ईयर सब करवा रहे हैं और हमने देखा था कि ये पुरुष मेद वाला तो नहीं करवाए, ये कैसे छूट गया, तो इसका मतलब आप, तो फिर मैंने कहा ये भी इंक्लूड कर देता हूँ एक लाइन में, क्यों कुछ नहीं हो जा रहा। और जैसे ही आप जैसे एक आगे जाओगे वैसे मैं करवाऊंगा राजनीतिक, उसमें करवाऊंगा जो सभा समिति और ये करवाऊंगा, तो उसमें करवाऊंगा कि अथर्ववेद में
सभा और समिति को, ये भी यहाँ पे भी लिख लो और उसमें भी तो करवाऊंगा ये दोबारा, वैसे पॉइंट ये वाला पॉइंट दोबारा मैं करवाऊंगा। जैसे अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति मतलब ब्रह्मा, जो प्रजापति थे उनकी दो पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। तो आप सीधे लिख सकते हो प्रजापति की पुत्रियां। आप देखोगे कि जैसे ही मैं आपको जैसे कल्चर वाला वो करवाऊंगा, आप कहोगे कि प्रजापति कौन, तो जैसे ही मैं आपको कल्चर वाला पोर्शन करवाऊंगा ना, तो कल्चर वाले उसमें जब संस्कृति में एक दूसरे के, जैसे हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में, तो आप देखोगे कि उत्तर वैदिक काल आते आते उत्तर वैदिक काल में जो प्रजापति थे या प्रजापति को ही ब्रह्मा बोला गया है। तो जो प्रजापति थे उसमें आप देखोगे कि जो वो प्रमुख देवता बन जाएंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा कि प्रमुख देवता हो गए प्रजापति और ब्रह्मा, और जो ऋग्वैदिक काल में इंद्र जैसे मुख्य देवता थे, ऐसे ही वहाँ ब्रह्मा हो जाएंगे। इंद्र और जो वरुण है वो द्वितीय दूसरे स्तर पर आ जाएंगे। ये परिवर्तन कल्चर में भी होता है, कल्चर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से जैसे हम अब ये स्टार्ट करते हैं, तो अब मैं आपको बता दूं कि अब इससे आगे ही जैसे आर्थिक और उसके मैं ऋग्वैदिक और वो सब करवाऊंगा, ईपीसीएस पहलुओं के बारे में अध्ययन। तो अब आपकी समझ में अच्छे तरीके से आएगा कि कहाँ क्या हुआ था। तो जैसे अब मोटा मोटा हम भूगोल देखें कि जैसे अगर होता है ना कि भौगोलिक थोड़ी अवस्थिति पे थोड़ी नजर डालें, तो आप देखोगे कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो हिमालय से परिचित थे, ये आप लिख सकते हो। क्योंकि जो मुजवंत पहाड़ी से सोम पौधे को प्राप्त किया जाता था, उससे सोमरस तैयार किया जाता था। तो ये तो वैदिक युग में ऋग्वैदिक काल में बताया गया है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि ऋग्वैदिक लोग हिमालय से परिचित थे। हिमालय से परिचित थे। अब इसका जैसे कारण बताओ कि हिमालय से कैसे परिचित थे, अब कैसे पता चलेगा। तो क्योंकि जैसे उसमें दे रखा है कि सीधे, अब इसका प्रमाण भी दे रखा है कि जो मुजवंत पहाड़ी थी उससे उस पर जो सोम पौधा मुजवंत पहाड़ी पर सोम पौधा होता था, तो उस सोम पौधे से सोमरस का निर्माण किया जाता था। तो ये हो गया कि मुजवंत को ही मतलब हिमालय की एक चोटी बोला गया है। मुजवंत पहाड़ी से सोम पौधे को प्राप्त किया जाता था। सोम पौधा प्राप्त किया जाता था और उस सोम पौधे से सोम रस का निर्माण किया जाता था। सोम रस का निर्माण किया जाता था। सोम रस का निर्माण किया जाता था। अब सोम रस आते ही कुछ साथियों के या कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में अलग ही ख्याल चलने लगे होंगे, लिटिल अरे समझ रहे हैं हम। तो ये वो सोमरस नहीं है, ये अलग तरीके का जैसे सोमरस था। उसी वैसे सुराव सुंदरियों की चर्चा भी ऋग्वेद में मिलती है, सुराव सुंदरियों की जैसे चर्चा मिलती है। तो ये भी एक प्रमाण है कि उसमें सोमरस बनाया जाता था और सोमरस की उत्पत्ति की जाती थी। तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग में यही सब आएगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो आप देखोगे तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे उसमें आप देखोगे कि अब वो अरावली पर्वत से भी परिचित थे, अरावली की भी चर्चा होती है। तो आप जैसे सीधे आप लिख लो यहाँ पे कि अरावली पर्वत, अरावली से भी परिचित थे। और मोटा मोटा अगर आपके जो मैंने शुरुआत में करवाई था आपको एक फैक्ट और, कि ये जो वैदिक युग के लोग थे वो मरुस्थल से भी परिचित थे। मरुस्थल से भी परिचित थे
और मरुस्थल को धन्व कहा गया है, धन्व। तो वैदिक युग में जैसे मैंने बताया था, शब्दावलियों में मैंने आपको करवाया था कि जो धन्व क्या है, कि धन्व मरुस्थल है, और जो बढ़ई करवाया था मैंने आपको, और उसके बाद फिर तच्छा करवाया था, तच्छा ही बढ़ई होता है। और फिर आपको मैंने कई जैसे गव्यती और ये सब करवाए थे, गाय पर शब्दावलियां। तो ये मोटा मोटा आपकी शब्दावलियों पर करवाया था कि जितने भी शब्दावली हैं वो सब आपके दिमाग में आ जाएं। और जब शब्दावलियों का जैसे ही मैं अब जैसे आर्थिक जैसे अभी मैं स्टार्ट करूंगा, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि एक खाका जैसे ही बनेगा ना, जैसे ही मैं आपको जो इकोनॉमी स्टार्ट करूंगा, जैसे अब इससे आगे मैं वो टॉपिक अब डाल ही लेता हूँ। अब यहाँ से क्या है साथियों, के ऋग्वैदिक कालीन जो इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपको बताया। पहले ऋग्वैदिक काल की बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं उत्तर वैदिक काल की बताऊंगा। तो ऋग्वैदिक काल में जैसे ही आप देखोगे, तो सबसे पहले ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था, ये आप मेन हेडिंग ये कर लीजिए। इससे आगे जैसे ही आप जैसे सब हेडिंग डालोगे तो ये कृषि आ जाएगा, कृषि। तो आप देखोगे सीधे सीधे आप देखोगे कि ऋग्वैदिक काल में कृषि का तो जैसे द्वितीय पेशा था, तो आप सबसे पहले लिख सकते हो कि पशुपालन, पशुपालन प्रथम पेशा था, प्रथम। कृषि गौण हो जाएगी, कृषि द्वितीयक, सीधे आप लिख लोगे यहाँ पे कृषि द्वितीयक, कृषि द्वितीयक। और पशुओं में भी अगर आप देखोगे तो घोड़े को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, घोड़े को सर्वाधिक पाला जाता था। उसके बाद जैसे घोड़े के बाद आप देखोगे तो इसमें गाय, बैल और सांड, और आप देखोगे कुत्ता, ये सब पाले गए। और जो घोड़े का जैसे मैं आपको करवाऊंगा सिंधु सभ्यता से, जब मैं तुलनात्मक अध्ययन करवाऊंगा, तो आप देखोगे कि घोड़े से सेंधवासी परिचित नहीं थे, और ये सिंह और हाथी से परिचित नहीं है। जब दोनों का जैसे होता है ना कंपेयर करके, जो परिवर्तन की दोनों में निकलेंगे, तो आप देखोगे कि जो वैदिक युगीन सभ्यता है वो सिंह और हाथी से परिचित नहीं है। सिंह को जैसे व्याघ्र बोल दो, तो व्याघ्र और हाथी से परिचित नहीं थे, लेकिन सेंधववासी व्याघ्र और हाथी से परिचित थे। और ये जो मुख्य आप लिख सकते हो, मुख्य पशु घोड़ा, मुख्य पशु अगर पालने में देखा जाए तो घोड़ा था। और सेंधववासी घोड़े से परिचित नहीं थे। बाद में जो उत्खनन हुआ, बाद में अध्ययन हुआ, उसमें सुरकोटदासी घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं। लेकिन फिर भी अगर जैसे ओवरऑल पूछे कि सैंधव सभ्यता, मैंने उसमें ही बताया था कि सैंधव सभ्यता से अगर ओवरऑल पूछे तो घोड़े से परिचित नहीं थे, इस पे आप लगाओगे, वरना आयोग आपको आपका प्रश्न गलत कर देगा। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते, पशुपालन पर प्रमुख पेशा था और कृषि द्वितीय पेशा था। और अगर आप देखोगे तो कृषि में भी एकमात्र अनाज अगर देखोगे, या एकमात्र जैसे होता ना, एकमात्र जो वो अनाज था, अनाज जिससे परिचित थे, वो यव मैंने आपको करवाया था ना। अब जैसे वो हो रहा है यव, तो इसे जौ बोला जाता है, जौ को यव बोला जाता था। तो मैंने शब्दावलियां इसीलिए पहले करवाई कि जब मैं यहाँ पे अगर शब्दों का प्रयोग करूं, तो आपके दिमाग में एक अलग से वो एक खाका जो अलग से क्लिक करे कि हाँ यव हमने पढ़ लिया है, और यव का मतलब जौ है। तो ये हो गया कि जो मुख्य पशु घोड़ा था, एकमात्र अनाज यव जौ से परिचित थे। अब जब आप खुद सोचो कि जब पशुपालन प्रमुख पेशा है, कृषि द्वितीयक है, और जो मुख्य पशु है घोड़ा है, एकमात्र अनाज यव जौ से परिचित है, तो वो जैसे ही लोहे की खोज होगी, उसके बाद आप देखोगे कि जो जौ की जगह गेहूं, और उसके बाद गेहूं, सरसों, चना, तो ये सब आ जाएंगे। तो ये कैसे आए? क्योंकि लोहे की खोज हुई, हल लकड़ी की जगह उनका लोहे का जुताई भी अच्छी होने लगी, तो वो परिवर्तन है, जो परिवर्तन मैं उत्तर वैदिक काल में जैसे ही करवाऊंगा। अब आप जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, तो आप सीधे देखोगे जीवन में गाय का बहुत महत्व था। आप सीधे सीधे आप देखोगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जीवन में गाय का बहुत महत्व था।
और उन्हीं के गाय के आधार नाम पे ही मैंने बताया था कि अब से शब्दावलियों की जैसे मैंने करवाया था शुरुआत में, तो उसी में गाय के नाम पर ही या फिर गौ के नाम पर, तो गौ गाय के ही होता है, तो गौ के नाम पर कई ऐसी शब्दावलियां हैं जो गौ के नाम पर हो गई थी, तो वो मैंने पहले आपको करवाई थी। जीवन में गाय का बहुत महत्व था, बहुत महत्व था। तो ये मैं साफ कर देता हूँ, ये वाला इधर से, यहाँ पे मैं गाय की जो टर्मिनोलॉजी मोटा मोटा थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा, वो मैं करवा ही चुका हूँ शब्दावलियों में। तब जैसे गाय की, तो गाय की जो शब्दावलियां के गाय को अत्यधिक महत्व था और वो एक गाय को एक पवित्र पशु माना जाता था। तो अब जैसे ही मैंने आपको बताया था कि गोप्ता गाय की अगर उनकी बात करो, तो जैसे गोप्ता, गोप्ता, गवेषणा, गवेषणा, गव्युति, गव्युति, गोधूली, गोधूली, और एक मैंने बताया था गोदोहिता, गोदोहिता। तो कुछ मैंने आपको करवा दिए थे, ये सब मैंने शब्दावलियों में मैंने बता दिया था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे इसे करवा रहा हूँ मेन टॉपिक, तो इसमें थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूं। तो गुप्ता क्या था? गुप्ता राजा था। गवेषणा क्या था? गवेषणा युद्ध के लिए जो गाय के लिए जो युद्ध होते थे उसे गवेषणा बोला जाता था। तो आप सीधे लिख सकते हो गायों के लिए युद्ध, या फिर गायों के लिए युद्ध का सीधे आप लिख सकते हो ये राजा था। उसके बाद ये युद्ध के लिए, युद्ध के लिए, और गव्यति दूरी के लिए, दूरी के लिए था, के लिए। और दूरी भी क्या थी कि एक दिन में गाय के द्वारा, मतलब पूरे दिन में आप देखोगे जैसे सुबह से लेकर शाम तक गाय के द्वारा चली गई दूरी को गव्यति बोला जाता था। और गोधूली ये समय के लिए कि शाम जब गाय पूरा गोधन जब वापस आ रहा है गांव में, शाम को जो बाहर चर के या चराई करके बाहर अपना जैसे चराई वराई करके जब शाम को वापस आते हैं ना, तो आजकल वर्तमान में भी आप देखोगे तो गोधूली का समय है। तो गोधूली किसे बोलते हैं कि न रात न दिन, वो जो शाम का बिल्कुल जो दिन छुपे जो होता है उसे बोला जाता है। तो उसी आधार पर ये गोधूली को ही जैसे उसी जो गोधूली वहां से जो वैदिक युग में जो स्टार्ट हुआ था उसे आज भी हम फॉलो करते हैं। तो वो सेम वही चला आ रहा है कि गोधूली का समय कौन सा है, तो वो ये जब गाय वापस आती थी। तो ये समय के लिए आप लिख सकते हो, समय के लिए, के लिए। गोदोहिता मैंने आपको बताया था कि पुत्री के लिए, पुत्री के लिए, क्योंकि पुत्री ही गौ से दूध निकालती थी, गौ से। तो गाय की जो गाय को जो दोहती थी उसी को गोदोहिता बोला गया, तो पुत्री को बोला जाता था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगन्या, अगन्या गाय को बोला जाता था, अगन्या। न मारने योग्य, न मारने योग्य, योग्य। अगर आप देखोगे तो पुराणों में गाय की हत्या पर या तो मृत्युदंड की सजा बताई गई है या फिर देश निकाला बताया गया है। तो यहां तक आप देखोगे कि जो वैदिक युग में तो उसे न मारने योग्य बोला गया। अब इससे आगे जैसी पुराणों की पुराण लिखे गए या पुराणों की जैसी रचना हुई, तो उसमें आप देखोगे तो मेन सीधे सीधे जैसे उसमें देखोगे तो जो गौ हत्या का जो दंड है उसको मृत्युदंड तक बोला गया है कि मृत्युदंड होगा या फिर देश निकाला होगा, देश से बाहर कर दिए जाओगे। अब इससे आगे जैसे ही हम इकोनॉमी में आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि ये कृषि वाला ये मैंने आपको करवा दिया। अब आते हैं अब जो दूसरा हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि शिल्प उद्योग क्या थी। तो अब सीधे सीधे मोटा मोटा अब जैसे शिल्प उद्योग, वैदिक युग के शिल्प उद्योग, शिल्प उद्योग, उद्योग। अब शिल्प उद्योग में जैसे ही हम जैसे यहाँ आएंगे तो तीन चार पॉइंट आपके सामने आएंगे। तो अब सीधे तीन चार पॉइंट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि शिल्प उद्योग क्या होंगे। सामान्य शिल्प होंगे, क्योंकि लोहे की वो है नहीं, सिर्फ तांबा और उससे परिचित थे, तांबा टीन और कांसा इनसे। तो सामान्य शिल्प होंगे।
आप देखोगे तो रथ निर्माण होगा, क्योंकि रथ से युद्ध किए जाते थे। उसके बाद फिर आप आगे देखोगे तो धातु निर्माण भी होगा, धातु उद्योग भी होगा, जिसमें कांस्य और तांबा आ जाएंगे। इससे आगे वस्त्र उद्योग भी होगा। वस्त्र उद्योग के बाद आप देखोगे तो आप मृदभांड उद्योग भी आप लिख सकते हो। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि सामान्य उद्योग, सामान्य सामान्य एक वो था, सामान्य शिल्प थे उसमें ज्यादा। जब आप खुद सोचो कि जब लोहे की खोज नहीं थी और अनाज एक ही था, तो वो एक सामान्य शिल्प उद्योग मिलेंगे। तो सामान्य शिल्प थे, शिल्प उद्योग। सॉरी, रथ उद्योग था, रथ उद्योग लिख सकते हो इसमें। रथ उद्योग के बाद आप लिख सकते हो वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग। और आप लिखो तो आप लिख सकते हो मृदभांड उद्योग, मृदभांड उद्योग, भांड उद्योग। और मृदभांड उद्योग में भी अगर आप लिखो तो 4 प्रकार के मृदभांड थे, काले मृदभांड, लाल मृदभांड और एक चित्त दूसर मृदभांड, और काले और लाल दोनों मिक्स करके मृदभांड। तो 4 प्रकार के अगर आप आगे लिखो तो 4 प्रकार के मृदभांड बताए गए। और जैसे ही आप आगे उसमें आओगे तो एक, हाँ, एक धातु निर्माण, अभी मैं बोल रहा था ना कि धातु निर्माण, तो एक धातु निर्माण भी रह गया, धातु निर्माण, धातु निर्माण। और धातु में भी आप देखो तो तांबा और कांसा, तांबा और कांसा, कांसा, ये थे धातु निर्माण में। तो ये मोटा मोटा आपको शिल्प उद्योग में जब मैंने बताया, तो शिल्प उद्योग में क्या था, वही था, सामान्य से शिल्प उद्योग थे। उसके बाद रथ उद्योग, धातु उद्योग, और आप देखोगे तो फिर आ जाएगा कि वस्त्र उद्योग आ जाएगा। वस्त्र उद्योग पे अगर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो मृदभांड, मृदभांड भी 4 प्रकार के मैंने अभी आपको बताया था कि लाल मृदभांड और काले मृदभांड, और आप देखोगे तो चित्त दूसर मृदभांड और लाल और काले मिक्स जो होते थे वो थे। 4 प्रकार के आप लिख सकते हो, 4 प्रकार के मृदभांड थे। और जैसे ही हम आगे आप बढ़ेंगे तो अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट आएगा व्यापार वाणिज्य वाला, तो अब सीधे सीधे आप नेक्स्ट जैसे ही हम चलते हैं, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य। और जैसे ही व्यापार वाणिज्य में हम आएंगे तो व्यापार वाणिज्य में आप देखोगे व्यापार वाणिज्य सीमित था। और व्यापार से पणि नामक, मैंने आप बताया, आपको पहले ही बताया था कि व्यापार से पणि नामक जो समुदाय था वो जुड़ा हुआ था। और ये इसी को मतलब पशु चोरी से जुड़ा हुआ भी माना, पशु चोरी से भी संबंधित थे। यहाँ यह मतलब सीधे मेन कह सकते हैं कि यह पशुओं की चोरी से भी संबंधित था। तो ये मैंने आपको करवाई दिया। तो आप देख सकते हो कि सीमित था। पणि नामक समुदाय जुड़ा हुआ था, नामक समुदाय जुड़ा था व्यापार से। और इसी को यह पशु चोरी से भी संबंधित था, पशु चोरी से भी संबंधित था। तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये सब मैंने पहले करवाया था। तो जैसे ही आप देखोगे सीमित व्यापार वाणिज्य था और ये पशु चोरी से भी संबंधित थे। और इससे आगे जैसे अगर मेन जो जैसे इसके बाद का जो पॉइंट आएगा वो स्वरूप का आ जाएगा। तो ये भी मैं आपको एक बार करवा देता हूं। सॉरी। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि स्वरूप, ये भी आप एक हेडिंग दे सकते हो कि स्वरूप कैसा था। तो आप देखोगे कि आर्थिक संरचना कबीलाई थी। स्वरूप में अगर देखा जाए मोटा मोटा अगर आपके दिमाग में बन रहा हो खाका, तो आप देखोगे कि आर्थिक संरचना कबीलाई थी। और उससे वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी कि ये जो जैसे मैंने 1 किलो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या है कि किसी वस्तु के बदले वस्तु लेना। कि जैसे मैंने 1 किलो, मेरे पे टमाटर है तो मैंने 1 किलो टमाटर दिए, और मैंने कहा कि मैंने 1 किलो जो टमाटर दिए आप मुझे 1 किलो या उसके बदले 2 किलो आलू दे दो। तो 1 किलो टमाटर के बदले वो उसके ऊपर है कि वो 1 किलो टमाटर के बदले 1 किलो आलू देगा या आधा किलो देगा या 2 किलो देगा, क्योंकि वो मैं उसके पास आया हूँ। तो वस्तु के बदले वस्तु अगर बदलनी तो उसके भाव पे, क्योंकि मुझे जरूरत है, तो वो जो भाव सेट करेगा उससे बदले जाएंगे। तो आपको दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि हाँ, जो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता है। और जैसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी उसके बाद आप देखो तो सूदखोरी भी प्रचलित थी। ब्याज, सूदखोर
वो होते थे। ऋग वैदिक काल में सूदखोरी को बेकनाट, सूदखोर को बेकनाट बोला गया है। मैंने शब्दावली, इसीलिए मैंने, जैसे अब मैं बेकनाट यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको पहले ही शब्दावलियों के पूरे शब्दावलियां पूरी करवाई थी। तो ये आप देखोगे तो आप लिख सकते हो स्वरूप में आर्थिक, सॉरी, आर्थिक संरचना, संरचना कभी लाई थी, कभी लाई थी, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, प्रचलित थी। आप सीधे लिख सकते हो सूदखोरी प्रचलित थी, सूदखोरी, सूदखोरी प्रचलित थी, प्रचलित थी। तो ये एक मैंने आपको वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बता दिया। अब इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन होंगे तो वो आपके समझ में, जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आपके दिमाग में जैसे एक खाका नहीं था जो मैं शुरुआत से आपको करवा रहा था, तो आपके दिमाग में ये एक खाका बन जाना चाहिए कि जैसे ही आपको उत्तर वैदिक काल में हम पहुंचेंगे तो आप देखोगे कि जो पशुपालन था वो द्वितीयक हो जाएगा, कृषि प्रथम पेशा हो जाएगा, और वहाँ फिर जो अनाज जो यब जो मतलब जो एक अकेला जो अनाज था, उसके बाद फिर वहाँ गेहूँ, सरसों, चना, ये सब फसलें आ जाएंगी। और जैसे ही आप आगे जैसे वो करोगे तो आप देखोगे कि जो जैसी कृषि प्राथमिक पेशा होगी तो जो स्थायित्व की मूल अवधारणा या मूल धारणा प्रारंभ होगी वहीं से। तो ये जो आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास लगभग हो ही गई, 1 घंटे की लगभग हो गई, तो इससे ज़्यादा अगर मैं अभी उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था आपके करवाऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी क्लासेस हो जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं साथियों। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था फिर कल की क्लास में देखते हैं। तो आज के, तो फिर इसी के साथ इस क्लास को का समापन करते हैं। जय हिंद, राधे राधे साथियों, मिलते हैं फिर कल।